वन मोर सेशन ऑफ माय वीडियोस। जैसे कि हमको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th की जो स्टूडेंट्स है, क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए जो चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स लेके आए थे, उसी चैप्टर से हमने डिस्कस किया था अप टू रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स एंड रिएक्शन ऑफ बेसेस विथ मेटल्स। मैंने ड्यूरिंग दैट लेसन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाया था और आई होप कि आपको वो सब एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा। अभी आज का जो टॉपिक होगा, आज का टॉपिक और थोड़ा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग एसिड एंड बेसेस, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना टाइम गवाए लेट अस स्टार्ट आज का जो लेसन है। तो आज का जो लेसन है, आज की सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ वाटर एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज द पीएच स्केल। सो आज हम ये सब टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का जो पहला टॉपिक है, आज का पहला टॉपिक में लेट अस डिस्कस अबाउट हाउ acid reacts with metal carbonates. So metal carbonates is nothing but carbonate, you know in class 9 carbonate CO3 2 minus, carbonate is CO3 2 minus। इसके साथ अगर एक मेटल हो तो उसको हम कहते हैं मेटल कार्बोनेट। मान लो कि कार्बोनेट के साथ सोडियम है, क्या है? सोडियम। तो सोडियम का चार्ज क्या है? +1 है। तो अगर इसको हम क्रिस क्रॉस लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? Na2, इसका जो पावर है इसको यहाँ लिखेंगे और इसका जो चार्ज है इसको यहाँ लिखेंगे। Na2 तो इसका चार्ज 1 होगा तो CO3, तो Na2CO3 इज ए मेटल कार्बोनेट। तो हमेशा याद रखना, जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या फॉर्मेशन होता है? तब सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। तो मैंने जैसे कि बताया, जैसे ही यहाँ पे जो मेटल है, ये मेटल क्या फॉर्मेशन करेगा? सॉल्ट यहाँ से एसिड से एनायन को लेगा। ये मेटल क्या करेगा? एसिड से एनायन को लेगा और उसी से बनेगा ये सॉल्ट। आपको समझ नहीं आया होगा, एक एग्जांपल मैं देता हूं। मेटल कार्बोनेट है, मान लो कि Na2CO3 ये एक मेटल का कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। इसके साथ एक एसिड में ऐड कर रहा हूं, लेट अस कंसीडर द एसिड बी HCl। तो HCl जब ऐड कर रहा हूं तो पहले क्या फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। कौन सा सॉल्ट फॉर्मेशन होगा? बहुत बच्चे ये डाउट मुझे पूछते हैं कि ये सॉल्ट होगा, हम कैसे पता करें? तो कैसे पता करें? हमेशा मेटल जाएगा। क्या जाएगा? मेटल। मेटल से जाएगा तो सोडियम, यहां तो सोडियम जाएगा। फिर जो अनायन है, जो नेगेटिव पार्ट है सॉल्ट का, वो आएगा किससे? एसिड से। तो इस एसिड का नेगेटिव पार्ट क्या है? H+ तो पॉजिटिव पार्ट है, Cl- है, तो Cl- तो बन गया NaCl। तो हमेशा ये ट्रिक याद रखना, जब कार्बोनेट से सॉल्ट बनेगा तो कार्बोनेट का मेटल जाएगा, उसके साथ एसिड का अनायन मिलेगा और उसके बाद फॉर्मेशन होगा आपका सॉल्ट। तो बन गया NaCl। इसके साथ क्या बन जाएगा? CO2 प्लस वाटर। ये तो कॉमन है। सो इसके बाद हम इसका स्टेट लिखते हैं। ये ज्यादातर पाउडर फॉर्म में होता है, तो सॉलिड है। ये होता है आपका एक्वस, और इसको क्या है? NaCl, ये बन जाएगा अब एक्वस में। और ये तो है आपका गैस, और ये हो गया आपका लिक्विड। तो इस प्रकार से आपका इक्वेशन मिल गया। लेकिन आप देख सकते हो कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यहाँ पर 2 Na2 है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? सिर्फ 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही ये हाइड्रोजन अनबैलेंस लग रहा है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ। तो शायद अभी ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया है। आप देख लीजिए, ऑलरेडी दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। सिमिलरली लेट अस मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन। सो अभी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? आपको पता है हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला आता है HCO3 - 1 चार्ज। तो इसके साथ मैं सोडियम लगा देता हूं तो बन गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बन को लेट अस रिएक्ट विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हो जाएगा आपका NaCl। जैसे कि मैंने बताया, हमेशा हाइड्रोजन कार्बोनेट से मेटल आएगा और यहां से आनायन पार्ट मिलेगा तो सॉल्ट बनेगा। तो NaCl बन गया। इसके बाद क्या बनेगा? CO2 बनेगा। इसके बाद क्या होगा? H2O बनेगा। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसको बैलेंस करने का कोई जरूरत नहीं है, बस इसका स्टेट मेंशन कर लीजिए। ये एक्वस है, ये गैस है,
ये लिक्विड है और ये सॉलिड है और ये एक्वस। तो इसी प्रकार से आपको पता चल गया होगा कि जब मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्मेशन करता है। तो ये बात आप ध्यान में रखो। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है, ये कैसे कंफर्म कर सकते हो? इसके लिए आपको क्या करना है, जो रिएक्शन के बाद जो गैस लिबरेट हो रहा है, सो मान लो यहाँ पर मैं एसिड लिया हूं, एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट किया, क्या रिएक्ट किया, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट किया, तो क्या बनेगा आपको पता है, सॉल्ट बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा प्लस वाटर रिलीज होगा। तो यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ये रिलीज हो रहा है कि नहीं, इसको कैसे टेस्ट किया जाता है? तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, इसको पास किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को, जिसको कि आप लाइम वाटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहते हैं। और इसी लाइम वाटर में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन होता है, जो कि एक व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है? व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट होता है। अगर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन हो रहा है, इसी में अगर और लंबे समय के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते जाए, थोड़ा प्रोलॉन्ग लंबा समय तक कार्बन डाइऑक्साइड पास करते जाए, तो वो जो व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट वो डिसअपियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है और वाटर तो पहले से ही मीडियम में है, तो ये क्या फॉर्मेशन कर लेता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि कलरलेस हो जाता है। तो ध्यान दो, किसी भी सब्सटेंस से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, इसको हम थ्रू लाइम वाटर टेस्ट कर सकते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करेंगे तो वो जो लाइम वाटर क्लियर सॉल्यूशन वो मिल्की हो जाएगा, व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा। वो व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। और वही कैल्शियम कार्बोनेट को अगर प्रोलॉन्ग लंबे समय तक कार्बन डाइऑक्साइड और पास करते जाए तो ये रिएक्शन हो जाएगा और सॉल्यूशन फिर से कलरलेस हो जाएगा। तो इसकी बेसिस पे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको ध्यान देके आप पढ़ो। अभी आपके लिए कुछ असाइनमेंट है। इस सेशन में ये सब रिएक्शन देखो, मेटल कार्बोनेट्स मैंने कुछ दिया है और डिफरेंट एसिड्स दिया है। इस एसिड का जो मेटल कार्बोनेट्स का रिएक्शन करने के बाद क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए, और ये सही है कि गलत है, आई विल टेल यू। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बोला था कि कोई सब्सटेंस होते हैं जिनमें ना तो H+ होता है और ना ही OH- होता है, लेकिन उनका नेचर या फिर एसिडिक और फिर बेसिक हो सकता है। ये मैंने पहला वीडियो में बताया था। ये जो मैंने दो वर्ड लिखे हैं, एक है मेटल ऑक्साइड, दूसरा है नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ये जो मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? बेसिक। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? बेसिक। इनमें OH- आयन नहीं होता है, लेकिन इनका नेचर क्या होता है? बेसिक होता है। और ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होता है? एसिड। क्या होता है? एसिड। तो इसको कैसे याद रखें? तो मैं तो आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा कि आपको ऐसे याद रखना है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेस्ट। क्या है? मेटल ऑक्साइड्स आर बेस्ट। बेस्ट मतलब बी फॉर बेसिक, बी फॉर बेसिक। तो ये अगर मेटल ऑक्साइड बेसिक हो गया तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। सो नाउ अगर कोई मैं मेटल ऑक्साइड ले जाऊं, सो लेट अस कंसीडर CuO, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का नेचर क्या होगा? बेसिक होगा। ये क्योंकि ये मेटल का ऑक्साइड है तो इसका नेचर क्या होगा? बेसिक होगा। अगर मैं इसे किसी एसिड के, ये बेस है, अगर किसी एसिड से रिएक्ट करूं तो क्या बनना चाहिए? सॉल्ट बनना चाहिए प्लस वाटर बनना चाहिए। अभी तो हमने पढ़ा कि कोई भी बेस अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे CuO प्लस HCl जब रिएक्ट कर रहा है तो एक सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि इसका नेचर क्या है? बेसिक है। तो अभी क्या बनेगा सॉल्ट? यहाँ से CuCl2 प्लस ये बन जाएगा वाटर। हो गया। ये जो है कॉपर 2 क्लोराइड एक सॉल्ट है। तो ध्यान दो, मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या फॉर्मेशन होगा? एक सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन होगा। इसका नाम है कॉपर 2 क्लोराइड। रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करें? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए, देख सकते हैं आप, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन,
2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 1 कॉपर 1 कॉपर, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। तो वैसे ही आप एक इक्वेशन, ये इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, CaO प्लस अगर मैं ले लूं यहाँ पे H2SO4, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसका बैलेंस्ड इक्वेशन आप खुद ही लिखोगे। सो ये हो गया आपका मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन विथ एसिड। सो अभी हम पढ़ेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन विथ बेस होगा, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक। तो एक नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, लेट अस कंसीडर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है विच इज अ नॉन मेटल, तो इसका नेचर क्या होगा बच्चे, एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर मैं इसको एक बेस के साथ रिएक्ट करता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ये क्या होगा, एक बेस, तो क्या बनेगा, अभी पढ़ा हमने लास्ट टाइम, तो CaCO3, ये एक सॉल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर फॉर्मेशन होगा। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि अगर मैं मेटल ऑक्साइड ले जाऊं, मेटल ऑक्साइड ले जाऊं, उसको रिएक्ट करूं किसके साथ, मेटल ऑक्साइड सर बेसिक, तो एक एसिड के साथ अगर इसको रिएक्ट करता हूं तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। सिमिलरली एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले जाऊं, एक नॉन मेटल ऑक्साइड ले जाऊं और इसको रिएक्ट करूं मैं किसके साथ, बेस के साथ, तो क्या बनेगा, वही सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो ये दो रिएक्शन आपके इंपोर्टेंट है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जो ब्लैक बोर्ड चौक है, इसका एक मेजर कंस्टिट्यूएंट है। तो ये सब रिएक्शन आप जरूर प्रैक्टिस करें। सो नाउ स्टूडेंट, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। सो ये जो रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस होता है, पहला पॉइंट है, इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस को क्या कहते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन अगर आ गया तो क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ध्यान दीजिए, एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है, एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है, ये आपस ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसका इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज करता है। तो बनता है क्या, इस प्रोसेस में आपका बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। मान लो ये पिता है, ये माता है, और इन दोनों के रिएक्शन में क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। ये एक बेटा है और एक बेटी है, तो यहां से क्या फॉर्मेशन हो रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम बेस NaOH से रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या फॉर्मेशन होगा, ये फॉर्मेशन करेगा हमेशा मेटल से आएगा, मेटल के साथ क्या आएगा, मैंने बताया है, जो एसिड का जो एनायन पार्ट है वो आ जाएगा NaCl प्लस इसके साथ वाटर। सो इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं कि आप ले लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर मैं एक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले जाऊं तो क्या फॉर्मेशन होगा, तो ये बन जाएगा NH4Cl। हमेशा बेस से आएगा आपका मेटल। सो यहाँ पे तो मेटल नहीं है, ये NH4 ये प्लस पार्ट है, ये OH माइनस पार्ट है, तो यहाँ से आएगा NH4 प्लस और यहाँ से चला गया Cl, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। सिमिलरली मैं HCl की जगह अगर H2SO4 ले लूं और यहाँ पे ले लूं NaOH, तो क्या बन जाएगा बच्चे, तो ये बन जाएगा Na2SO4। ध्यान दो, Na2SO4 क्यों होगा, किस किस के मन में डाउट आ गया होगा, Na2SO4 क्यों होगा, क्योंकि SO4 का चार्ज कितना होता है, यहां से देखो, पहले आप याद रखो, बनेगा सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का चार्ज कितना होता है, +1 होता है, सल्फेट का चार्ज कितना है, 2- होता है। और इसके बाद आपको क्या करना है, क्रिस क्रॉस करना है, मतलब यहाँ इसका पावर को यहाँ लिखना है और इसका पावर को लिखना है इसी के, तो यहाँ तो 1 है तो कोई जरूरत नहीं लिखना, तो ये बन गया आपका Na2SO4, सोडियम सल्फेट बनेगा, इसके साथ आपका वाटर बनेगा। तो ये हो गया आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। When acid and bases reacts with each other, they form salt and water, and this reaction is called neutralization reaction. So I hope आपको ये बात समझ में आया। Students, addition of base or acid to water is a exothermic process. ध्यान दो, addition of base or water, base or acid to water, अगर मैं वाटर के साथ बेस या फिर एसिड ऐड कर रहा हूं, बेस या फिर एसिड ऐड कर रहा हूं, तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब ये है कि हीट इज गिवन आउट इन द प्रोसेस, ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट जनरेट होता है। तो यहां से क्या होता है, तो हीट जनरेट होता है और जो एसिड और बेस होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएट मतलब क्या होता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में
अलग अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एसिड ले रहा हूं HCl और ये एसिड को मैं ऐड कर रहा हूं वाटर के साथ। जब एसिड को वाटर के साथ ऐड करेंगे तो ये क्या बनता है, एक्चुअली ये H+ में कन्वर्ट हो जाता है और ये Cl-। ये दोनों डिसोसिएट आपस एक दूसरे से अलग हो जाता है और इसके साथ क्या रिलीज होता है, हीट एनर्जी रिलीज होता है। ध्यान दो, हीट एनर्जी रिलीज हो जाता है। तो जो आप जो सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो, ये सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, जो बीकर आप लिए हो वो धीरे धीरे इसका जो टेम्परेचर है बढ़ने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूं, ये है मेरा वाटर और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर मैं एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में मिलाऊंगा तो ये जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में वाटर में मिलाया जाता है और इसको धीरे धीरे क्या किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है बाय कांस्टेंट स्टीयरिंग, इसको मिलाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में धीरे धीरे आप देखोगे ये जो बीकर है, बीकर का जो वॉल है वो धीरे धीरे हीट होते जाएगा और हमेशा क्या किया जाता है बच्चों, एसिड वाटर में ऐड किया जाता है, वाटर एसिड में ऐड नहीं किया जाता है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये जो सॉल्यूशन है एसिड का वो क्विकली एट ए सडन ये कोनिकल फ्लैग से बाहर आ जाएगा। तो इससे आपको आपके जो बॉडी में ये एसिड हार्म पहुंचा सकता है। इसीलिए हमेशा क्या किया जाता है, एसिड इज एडेड टू वाटर, एसिड इज एडेड टू वाटर, नॉट वाटर इज एडेड टू एसिड। तो ध्यान दीजिए, ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम हमेशा सॉल्यूशन ऑफ एसिड प्रिपेयर करते हैं। उसी प्रकार से बेस का भी होता है। तो बेस मैंने ले लिया NaOH। अगर NaOH को मैं वाटर में ऐड करता हूं तो इट विल फॉर्म Na+ एंड OH- along with it some heat is released। सो दोनों रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। लेकिन एसिड के केसेस में एक बात ध्यान दो, ये जो H+ आयन फॉर्मेशन हुआ है ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है, मतलब अकेला नहीं रह सकता। तो ये जो H+ सडनली क्या करता है, फिर से H2O के साथ रिएक्ट करके फॉर्मेशन करता है H3O+। इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। और इसको पता है जिसके पास पॉजिटिवली चार्ज हो उसको कैटायन कहते हैं और जिसके पास नेगेटिवली चार्ज हो इसको आनायन कहते हैं। तो इसी प्रकार से कोई भी एसिड और बेस दिया हो जिसको हम वाटर में ऐड करेंगे, इसलिए मैंने लिखा है एडिशन ऑफ एसिड एंड बेस टू वाटर। तो हमेशा एसिड और बेस वाटर में ऐड करेंगे और ये जो प्रोसेस है एडिशन ऑफ एसिड और बेस टू वाटर इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ध्यान दो, इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और आपको मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए। मान लो कि मैंने लिया NH4OH, एक बेस है, अगर इसको वाटर में ऐड करूंगा तो क्या रिएक्शन होंगे, क्या आयंस प्रोड्यूस करेंगे, ये लिखो। सिमिलरली H2SO4 एक एसिड है, अगर इसको मैं एडिशन कर रहा हूं वाटर के साथ, डाइल्यूट कर रहा हूं तो क्या फॉर्मेशन होगा आप लिखिए। इसी प्रकार आप अगर लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को अगर मैं वाटर में ऐड करता हूं तो क्या रिएक्शन होंगे, ये आप अपने खुद लिखिए। अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और कोई भी सॉल्यूशन में अगर वाटर जो वाटर जो सॉल्वेंट होता है, वाटर ऐड करके उसका कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने के प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड। कोई भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, एसिड सॉल्यूशन हो या फिर बेस सॉल्यूशन हो, उसका कंसंट्रेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय एडिशन ऑफ वाटर। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन बाय एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। Similarly, the process of increasing the concentration of a solution by increasing the amount of solute is called preparation of a concentration solution. So, whenever we are adding a solvent to a solution, its concentration decreases और इसको कहते हैं dilution। और अगर concentration of solvent that is water अगर higher, very higher than the solute, then it is called a dilute solution।
मान लो कि एक छोटा सा चम्मच में आपने शुगर लिया और इतना बड़ा जार में 2 लीटर 3 लीटर का पानी लिया और उतना थोड़ा सा सॉल्ट उसमें डाल दिया, तो उसको हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब उसमें जो सॉल्यूट होता है वो बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट। तो इतना सारा टर्म आप याद रखो, और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है इसको आप खुद ही आंसर लिखो। ध्यान दीजिए, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि अगर ये देखो, ये मैंने एक सेटअप किया है, इस सेटअप में एक बीकर है, इस बीकर में 2 आयरन नेल है और उस आयरन नेल में मैंने वाटर ऐड किया है और यहां से क्या हुआ, एक बैटरी के थ्रू एक इलेक्ट्रिक बॉल मैंने कनेक्ट किया है। तो अगर मैं यहाँ पे स्विच ऑन करूं तो क्या ये इलेक्ट्रिक बॉल जलेंगे? आंसर है नहीं जलेंगे। लेकिन अगर मैं इससे कुछ क्या ऐड करूं, ग्लूकोज डाल दूं, ग्लूकोज या फिर शुगर डाल दूं, शुगर, क्या ये कंडक्ट करेंगे? नहीं। लेकिन जैसे ही इस सॉल्यूशन में मैं सोडियम क्लोराइड ऐड कर दूं या फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दूं या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दूं या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दूं जो कि बेस है, या फिर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दूं या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दूं, तो ये अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और ये बॉल चलने लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों एक बात मैंने पढ़ाया है, कोई भी एसिड और कोई भी बेस वाटर में क्या होता है, डिसोसिएट होता है टू प्रोड्यूस आयोन्स। सो कैसे, फिर से आप भूल गए शायद, मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूं। तो HCl को अगर मैं वाटर में ऐड करता हूं तो ये क्या फॉर्मेशन करता है, H+ आयन फॉर्मेशन करता है और Cl- फॉर्मेशन करता है। सो कोई भी सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आपको ऐसा लिखना है, एनी सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयोन। अगर मैं कोई एसिड या फिर बेस सॉल्यूशन ले रहा हूं, सो इट कंटेन्स आयोन। क्यों आयोन कंटेन करता है? क्योंकि एसिड और बेस वाटर में डिसोसिएशन जाता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयोन ऑफ एसिड और बेस इन वाटर, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। कोई भी एसिड या फिर कोई भी बेस हो या फिर कोई भी, मैं बोल देता हूं सॉल्ट हो, NaCl हो या फिर CaCl2 हो, कोई भी सॉल्ट हो, वो अपने सॉल्यूशन में, सॉलिड स्टेट में तो कोई सब्सटेंस नहीं करते हैं, लाइक जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट होते हैं, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन में ये जो एसिड हो, बेस हो या फिर सॉल्ट हो, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। और ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। Now student, in our last part of the discussion, we will discuss about the very important pH scale. So pH scale, scale is something that measures the length of a substance. You have a 15 centimeter scale. जो स्केल जो होता है उस स्केल से आप किसी चीज का लेंथ मेजर करते हो। वैसे ही pH स्केल एक मेजरिंग स्केल है। एक pH स्केल एक मेजरिंग स्केल है। मेजरिंग स्केल का मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक मेजरिंग सिस्टम है जिससे कि हम एसिड्स और बेस का रिलेटिव स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। सो मान लो यू हैव 2 एसिड्स, वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वन इज सल्फ्यूरिक एसिड। सो बोथ आर एसिडिक, देन हाउ कैन यू से व्हिच वन इज स्ट्रॉन्गर? 2 एसिड में से कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ये आप कैसे पता कर सकते हैं? इसके लिए कोई मेजरिंग स्केल होना चाहिए। तो वही स्केल जो ये स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है, उसी स्केल को हम कहते हैं pH स्केल। तो pH स्केल ऐसा कोई स्केल नहीं है। pH स्केल एक मेजरिंग सिस्टम है। pH स्केल इज ए मेजरिंग सिस्टम which measures the relative strength of acid and bases. एसिड एंड बेसिस की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, जो ताकत है, इसको कौन मेजर करता है? pH स्केल। और pH स्केल का जनरेशन जो ओरिजिनली हुआ है जर्मन वन पोटेंस से। ये एक जर्मन वर्ड पोटेंस से pH स्केल आया है, जिसका मतलब ही होता है पावर। क्या होता है? पावर। सो pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। सो pH स्केल का हम ऐसे कह सकते हैं, pH स्केल में नंबरिंग सिस्टम 0 to 14 तक होता है। कितना से कितना होता है? 0 to 14 तक होता है। और इसका जो मिड पॉइंट है वो 7 पे आएगा, 7 पे आएगा। तो ये जो 7 पे आएगा, उसको अगर किसी सॉल्यूशन का pH मान लो 7 का आ गया हो, और तो इसका मतलब ये है कि वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है।
अगर पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन 7 से ज्यादा है, ये पॉइंट में भी हो सकता है 7.5, 8.2, तो ऐसा हो सकता है। तो 7 से अगर ज्यादा है तो इसको हम कहेंगे ये है बेसिक सॉल्यूशन। ध्यान दो, अगर 7 से ज्यादा हो रहा है तो क्या कहेंगे, बेसिक सॉल्यूशन। सो आपका राइट साइड 7 से ज्यादा बढ़ेगा तो राइट साइड क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन, और लेफ्ट साइड क्या रहेंगे, अगर 7 से कम हो रहा है पीएच, किसी सॉल्यूशन का पीएच कहा गया है आपको इट इज लेस देन 7, देन आप ये समझ जाना कि वो सॉल्यूशन का नेचर क्या है, एसिडिक नेचर है। ये आपका जो गैस्ट्रिक जूस है उसका पीएच है 1.2। गैस्ट्रिक जूस जो आपको डाइजेशन में हेल्प करता है, ये केमिकली क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और आपका जो लेमन जूस है वो जो साइट्रिक एसिड उसमें रहता है और उसका जो पीएच है 2.2 है। तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि कौन सा सब्सटेंस का एसिडिक नेचर ज्यादा है, क्या आप मुझे बता सकते हो? तो ये होता है 1.2 वाला ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये कैसे पता करना है, एसिडिक सॉल्यूशन की केस में पीएच जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक, एसिड सॉल्यूशन के केस में पीएच जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक, और बेसिक सॉल्यूशन में पीएच जितना ज्यादा उतना ज्यादा बेसिक। तो ये बात आप ध्यान रखो। तो यहां पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, उसका जो पीएच है वो 10 है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका एक पीएच है 40। तो क्या आप बता सकते हो कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक है? तो ऑब्वियसली 14 जिसका पीएच है वो ज्यादा बेसिक होगा। तो ये बात आप ध्यान रखना, जब भी 7 से ज्यादा पीएच हो तो वो सॉल्यूशन बेसिक होगा। और दोनों सॉल्यूशन या फिर 3 सॉल्यूशन में जब हम कंपेयर कर रहे हैं, जिसका पीएच वैल्यू बेस की केसेस में ज्यादा होगा वो ज्यादा बेसिक होगा। लेकिन एसिड में उसका उल्टा है। अगर हम 2 एसिड को कंपेयर कर रहे हैं, जिस एसिड का पीएच कम है वो ज्यादा एसिडिक होगा। और एक बात ध्यान रख लो, जिस सॉल्यूशन में पीएच जिस सॉल्यूशन का पीएच जितना कम है वो उतना ज्यादा एसिडिक रहेगा और उसमें उतना ज्यादा H+ आयन होगा। ये बात आप नोट कर लो, पीएच जितना कम होगा, लेसर इज द वैल्यू ऑफ पीएच, मोर एसिडिक इज द सॉल्यूशन, मोर इज द हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। पीएच जितना कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, उसमें उतना ज्यादा हाइड्रोनियम और हाइड्रो H+ आयन कंसंट्रेशन होगा। सो यहाँ पे पीएच जितना ज्यादा होगा, यहाँ पे पीएच जितना ज्यादा होगा वो सॉल्यूशन उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो आपका जो वेरियस सॉल्यूशन है, वेरियस सॉल्यूशन का जैसे कि ब्लड हो गया, डिफरेंट एसिड होगा, इसका पीएच आप थोड़ा याद रखिए, आप कलेक्शन कीजिए वो सब डिफरेंट सब्सटेंस का पीएच, ये आपके लिए एक असाइनमेंट है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन में आपको एग्जांपल देता हूँ। एक 2 टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब ए का जो पीएच है वो 9 है और टेस्ट ट्यूब बी का जो पीएच है वो 2 है। आपको पूछेगा इन दोनों जो टेस्ट ट्यूब है उनमें से कौन से टेस्ट ट्यूब में बेस है और कौन सा टेस्ट ट्यूब में एसिड है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो बच्चों, आज की जो सेशन था यहाँ पे हम खत्म करते हैं। आज की सेशन में हम लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पीएच स्केल के बारे में पढ़ा। तो जो अगला क्लासेस होगा, अगला क्लासेस में हम पीएच का जो एप्लीकेशन है हमारा डेली लाइफ में उसके बारे में हम वी विल डिस्कस, and along with that we'll discuss some new chemicals and their properties and their uses in our daily life। so ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। तो तब तक आप ये सब टॉपिक को पूरा कीजिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। सो टेक केयर एंड बाय।